दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। यूनिट 2 का फर्स्ट केस है बचा एफ गजदार वर्सेस सीआईटी बॉम्बे 1955 and the case deals with dividends received by shareholder of tea companies cannot be treated as agricultural income under Indian Income Tax Act 1922। आइए देखते हैं इस केस में होता क्या है। सबसे पहले इसके फैक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस केस में फैक्ट ये होता है, बचा एफ गजदार शेयर परचेज करती है दो टी कंपनीज की। फर्स्ट इज पत्रकोला एंड सेकेंड इज बिश्नौत। तो ये दोनों कंपनी टी में डील करती है एंड एज पर रूल 24 एंड सेक्शन 59 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स 1922 जो भी कंपनी टी में डील करती है उसे रिबेट दिया जाता है 60% का। बिकॉज जो भी इनकम जनरेट किया जाता है इस कंपनी के द्वारा टी प्रोसेसिंग में, उसमें से 60% इनकम को एज ए एग्रीकल्चर इनकम के रूप में एग्जेम्प्ट किया जाता है, जबकि 40% इनकम को मैन्युफैक्चर एंड सेल की वजह से इसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है। अब इस केस में होता यह है कि बचा एफ गजदार को अपने शेयर के एवज में 2750 रुपीज मिलता है। इनकम टैक्स ऑफिसर इस अमाउंट के ऊपर टैक्स इंपोज करते हैं, जहां बचा एफ गजदार का कहना यह होता है, सिंस उसने शेयर परचेज किया है इन दोनों टी कंपनीज का और ये दोनों टी कंपनी को एज पर इंडियन इनकम टैक्स 1922 एग्जेम्प्ट किया जा रहा है 60% एज ए एग्रीकल्चर इनकम, तो जो भी इसे इनकम रिसीव हुआ है उस इनकम का 60% एज ए एग्रीकल्चर इनकम के रूप में काउंट किया जाना चाहिए और उसमें उसे रिबेट दिया जाना चाहिए। लेकिन होता यह है कि आईटीओ इस बात के लिए मना कर देते हैं कि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है और टोटल इनकम दैट इज 2750 रुपीज के ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा। इसी बात को अपहोल्ड किया जाता है अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा एंड द सेम थिंग कही जाती है टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा। बट यहाँ पर टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास एक क्वेश्चन ऑफ लॉ दिखता है, जिसके लिए इस केस को ट्रांसफर किया जाता है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को अपहेल्ड करती है एंड देन उसके बाद ग्रांट करती है लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, और अब यह मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करती है कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। कंपोनेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर इनकम रेंट या रेवेन्यू हो सकता है विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम लैंड, और इस लैंड का एक पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और जो भी ये लैंड रेवेन्यू हो रहा है दैट शुड बी एसेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू इन द टैक्सेबल टेरिटरीज या सब्जेक्ट टू अ लोकल रेट एसेस्ड एंड कलेक्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इस कंडीशन में उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। यहाँ कोर्ट का ये कहना होता है कि जो भी इनकम बचा एफ गजदार को मिला है उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जा सकता है इफ इट इज रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और यहाँ पर प्लेट का कंटेंशन होता है विच इज गिवन अंडर पैराग्राफ नंबर 6 कि कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से 60% को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर इनकम के रूप में, बिकॉज ये जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो इस कंडीशन में ये इनकम जो ड्राइव किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा वो एग्रीकल्चर इनकम में फॉल कर रहा है, और जब उससे अगर बेनिफिट मिलता है तो वो बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए एज ए शेयर होल्डर इसके पास भी। बट यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आती है, जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना ये होता है जो एक शेयर होल्डर होता है अगर वो किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रहा है तो दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर इन पर्टिकुलर कंपनी। अब वो कंपनी किस चीज में डील कर रही है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर ये कंपनी किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर रही है और डील कर रही है, इन दैट कंडीशन जो इनकम ड्राइव किया जाता है उस एग्रीकल्चर लैंड से वो फर्स्ट कंपनी के पास जाता है, बिकॉज कंपनी का उस पर्टिकुलर बिजनेस से डायरेक्ट एसोसिएशन है। सो द रेवेन्यू फॉल्स एट द हैंड ऑफ कंपनी, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट यहाँ पर होता है, बिकॉज अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट इस कंपनी को अर्न होता है वो दिया जाता है शेयर होल्डर को जब कंपनी डिविडेंड के रूप में इसे देना चाहती है तब। इट मीन शेयर होल्डर का इस एग्रीकल्चर रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है उस पर इनडायरेक्ट स्टैंडिंग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 6 में शेयर का नेचर क्या होता है इसके बारे में बताया गया है, और साथ में इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में कि सपोज ऐसा होता है इट इज नॉट अ शेयर होल्डर बट अ पर्सन जो दूसरे पर्सन को अगर मनी लैंड कर रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, और उस कंडीशन में अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को करता है वहां से जो भी रेवेन्यू होता है उस रेवेन्यू के एवज में
इस पर्सन को जिसने की लैंड किया है मनी, उसे इंटरेस्ट पे करता है, तो उस इंटरेस्ट को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, बिकॉज जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है वो कल्टीवेटर्स के द्वारा किया जा रहा है, एंड आउट ऑफ एन ऑब्लिगेशन जो उसने लोन लिया है उसके एवज में वो उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, जिसकी वजह से जिस पर्सन ने मनी लेंड किया है उसका डायरेक्ट नेक्सस लैंड के रेवेन्यू से नहीं है, और इसी कारण जो भी उसे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है दैट शुड बी काउंटेड एज हिज इनकम एंड नॉट द एग्रीकल्चर इनकम। सो मेनली यहाँ बात की गई थी रिमोटनेस ऑफ रिसीवर की, बिकॉज यहाँ पर शेयर होल्डर भी रिमोट रिसीवर है, जबकि अगर देखा जाए डायरेक्ट रिसीवर कंपनी है। शेयर के नेचर को फिर से बताते हुए और डिविडेंड क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है पैराग्राफ नंबर 6 में, जिसमें एक केस साइट किया गया है एंड द नेम ऑफ द केस इज कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस फॉरेस्ट 1924 का केस है, एंड प्रीवी काउंसिल का इसमें जजमेंट है, जिसमें लॉर्ड एंडरसन का कहना होता है कि एक शेयर होल्डर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है और इस कंपनी के पास दो चीजें होती है, फर्स्ट एसेट्स होता है एंड सेकेंड जो भी वो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है एंड वहां उसे प्रॉफिट मिलता है। शेयर होल्डर जैसे ही शेयर के रूप में इन्वेस्ट करता है इस कंपनी में तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट होने के कारण इस शेयर होल्डर का डायरेक्ट रिलेशन इसके प्रॉफिट से होता है, ना कि इसके एसेट से, बिकॉज कंपनी इटसेल्फ इज ए जुरिस्डिक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 9 ऑफ कंपनी एक्ट। दैट इज व्हाई इस केस में कहा जाता है that a shareholder acquires a right to participate in profit of a company but it is not acquires any interest in the assets of the company। बट एक सिचुएशन है जब इस शेयर होल्डर का इस एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है एंड दैट इज द केस ऑफ वाइंडिंग अप। अदरवाइज इन नॉर्मल पार्लांस में जहां पर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और जब उसे लगता है कि डिविडेंड्स दिया जाना चाहिए डिक्लेयर करती है, उस वक्त इस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट केवल और केवल इसके प्रॉफिट के ऊपर होता है, ना कि एसेट्स के ऊपर। और इसी के बारे में पैराग्राफ नंबर 7 में पूरा लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 10 में फिर बताया गया है डायरेक्ट एंड रिमोट रिलेशन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू से, जिसमें यह कहा जाता है कि इट वाज सजेस्टेड दैट द डिविडेंड अराइज आउट ऑफ द प्रॉफिट अकरिंग फ्रॉम लैंड एंड इज इम्प्रेस्ड विद द सेम कैरेक्टर एज प्रॉफिट and it does not change its character merely because of the incident that it reaches the hand of the shareholder। It means यदि पर्सन ए कंपनी सी में इन्वेस्ट करता है और इस कंपनी का बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है, इन सच कंडीशन भले ही यह एग्रीकल्चर इनकम के रूप में कंपनी के पास जाता है और यहाँ जो इसके पास आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, और इसका नेचर कभी भी चेंज नहीं होता है, यह हमेशा प्रॉफिट होता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एग्रीकल्चर इनकम है और द सेम एग्रीकल्चर इनकम इसके पास ट्रांसफर किया जा रहा है, बिकॉज इससे पहले वाले यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा था सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के। डायरेक्ट नेक्सस इस ए का इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट नेक्सस है, जिसकी वजह से जो एक कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है उसके बाद जो उसे प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है ए को, ना कि जो एग्रीकल्चर इनकम या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से डायरेक्टली शेयर दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन ए को। उसके बाद कुछ प्राइवेट काउंसिल का केसेस इसमें साइट किया जाता है, जैसे इस कड़ी में फर्स्ट केस है सीआईटी वर्सेस राजा बहादुर कमस्या नारायण सिंह एआई 1949 का ये केस है। इस केस में होता ये है कि ए एक पर्सन होता है जो बी को मनी लेंड करता है या रेंट पर लैंड देता है। बी कल्टीवेटर्स होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करता है और वहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से ए को यह मनी पे बैक करता है। इन दिस कंडीशन ए का कहना होता है कि जो भी एरियर रिसीव किया गया है आउट ऑफ द रेंट ऑफ द लैंड वो एक्चुअली लैंड के वजह से ही रिसीव किया गया है। सो इन सच कंडीशन उस अमाउंट को ए के टैक्स से डिडक्ट किया जाना चाहिए और उसके ऊपर इनकम टैक्स इंपोज नहीं किया जाना चाहिए। बट यहाँ कोर्ट का ये कहना होता है कि इस पर्सन ए का अगर देखा जाए तो फर्स्ट डिग्री जो मोटिव है दैट इज रेंट एंड एरियर, जो कि इस पर्सन से वो कलेक्ट कर रहा है। इस पर्सन का कहीं भी जो फर्स्ट डिग्री मोटिव एग्रीकल्चर करना या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण ये सेकंड डिग्री में आता है, जिसकी वजह से जब भी कोर्ट ऐसे किसी भी मैटर को देखेगी तो यह देखेगी कि फर्स्ट डिग्री में आखिर किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है। एंड इन दिस केस द फोकस वाज ऑन द एरियर ऑफ द रेंट। सो जो भी अमाउंट इसे मिला है दैट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्स। इसमें प्रीवी काउंसिल का सेकंड केस है प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 1949 का केस है। इस केस में होता यह है कि एक कंपनी होती है, उसमें पर्सन एक काम कर रहा होता है विद द नेचर ऑफ कमीशन ऑफ मैनेजिंग एजेंट।
एंड द कंपनी डील्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जहां पर कि जितना भी रेवेन्यू इस कंपनी का जनरेट होता है उसका 10% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आता है, और इस सर्विस के कारण यह कंपनी इस पर्टिकुलर पर्सन को रेम्युनरेशन पे कर रही होती है। इन सच कंडीशन इस पर्सन का कंटेंशन होता है और कहना होता है, सिंस कंपनी इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में और खास करके 10% जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो इसके पास जो भी रेम्युनरेशन दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा उसके 10% को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इस आर्गुमेंट को खारिज कर दिया जाता है बिकॉज अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्ट सोर्स है दैट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वहां से कंपनी के पास पैसा जा रहा है, ना कि ये पैसा डायरेक्टली इस ए के पास आ रहा है फॉर हिज सर्विस। सो ये पर्सन जो भी अपना पर्सनल सर्विस दे रहा है इस कंपनी को, उसके बिहाफ में उसे रेम्युनरेशन मिल रहा है। So all the remuneration that he is getting from the company for his service is liable under income tax. इसी क्रम में थर्ड केस आता है महाराजा गोपाल चंद्र नारायण सिंह वर्सेस सीआईटी एआई 1935 का केस है। इस केस में होता यह है कि मिस्टर ए अपने स्टेट के एक पार्ट को ट्रांसफर कर देते हैं मिस्टर बी को, ताकि वो अपना डेट चुका सके और उनके पास फॉर द लाइफ इनकम आ सके। अब मिस्टर ए का कंटेंशन ये होता है द लैंड वाज एग्रीकल्चर लैंड और जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है दैट इज आउट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसे टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए। बट इसमें प्रीवी काउंसिल का कहना होता है कि ए ने जो बी को लैंड दिया है एग्रीकल्चर लैंड दैट इज ट्रांसफर ऑफ द लैंड, ना तो उसने रेंट किया है लैंड को और ना ही वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है उस पर्टिकुलर लैंड से। और अगर डेफिनेशन में देखा जाए जहां कहा जाता है या तो रेंट हो सकता है या रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड हो सकता है, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, बल्कि अगर देखा जाए ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में जिसमें लैंड का ट्रांसफर होता है और जो भी अमाउंट आता है उससे वो अपना पर्सनल डेट चुकाता है और बाकी अमाउंट को एज ए इनकम फॉर द लाइफ वो यूज करता है। सो द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए शुड कम अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। इसमें फोर्थ केस आता है सीआईटी वर्सेस सर कामेश्वर सिंह का। इसमें होता यह है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को एक लैंड देता है एंड दैट इज यूजुफैक्टरी मॉर्गेज देता है। उस कंडीशन में बी के तरफ से जो भी अमाउंट दिया जाता है ए को, ए का क्लेम होता है दैट शुड नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स और इसे एग्रीकल्चर इनकम के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना होता है कि इस केस में इसे एग्रीकल्चर इनकम के रूप में ट्रीट किया जा सकता है बिकॉज यहाँ पर जो भी रेवेन्यू रिसीव हो रहा है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड और उस लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से इसे एग्रीकल्चर इनकम के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट केस में। इतनी सारी बातों को कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि इन दिस केस अगर देखा जाए बी का डायरेक्ट नेक्सस नहीं है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से, बल्कि अगर देखा जाए इस केस में बी एक रिमोट रिसीवर है और रिमोट रिसीवर होने के कारण जो भी अमाउंट उसे मिल रहा है दैट इज 2750 रुपीज, इट कम्स अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनीशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.